हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। तो ये है द हिंदू की एडिटोरियल डिस्कशन क्लास, ठीक है दोस्तों। और आज है 26 अगस्त 2019 और ये यूपीएससी एसएस स्टेट एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम दो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर कुछ अलग तरह से पॉइंट्स आए हैं, ठीक है दोस्तों, जिस पर आर्गुमेंट्स अलग आए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो बैटल, एक तरह की जंग शुरू हो चुकी है डेवलपिंग कंट्रीज के स्टेटस को लेकर, उस पर हम बात करेंगे, जिसमें ट्रंप और यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया और चाइना के साथ कहीं ना कहीं उलझ रहे हैं, ठीक है। और किन किन मुद्दों पर उनकी झगड़े चलते हैं और उनके आर्गुमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है WTO बिकमिंग ए न्यू बैटल फ्रंट। वो एक तरह का नई जंग का खड़ा बनता जा रहा है। कैसे बना है? देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बहुत क्रिटिकल, बहुत गंभीर चल रहे हैं, ठीक है। और देखिए, और इस पे इंडिया और चाइना का ये स्टैंड क्या है ये भी हम देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है, बात शुरू कहाँ से होती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने WTO पर अटैक करते हुए ये कहा है कि फॉर अलाउइंग सच कंट्री, इंडिया मतलब इंडिया और चाइना को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। जितने भी व्यापार हो रहे हैं वो अनफेयर तरीके से हो रहा है, जिससे अमेरिका का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को खतरा है। इस पर उन्होंने अटैक किया है इसके ऊपर, ठीक है। वो कह रहा है कि WTO कहीं ना कहीं उनको ये अनफेयर प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ कर रहा है। अब देखिए, उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज का जो इशू है आगे लेकर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया और चाइना जैसी जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री होने का स्टेटस लेकर अभी भी बैठी हैं WTO में, ये अब सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो अब डेवलपिंग देश नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बात आती है व्हाट इज डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है क्या, ये समझ लें थोड़ा, ठीक है। अब देखिए, डेवलपिंग कंट्री वो कंट्री होती है जिसको WTO का मेंबर अलाउ करता है टेम्पररी एक्सेप्शन, कुछ देर के लिए। जो भी WTO के एग्रीमेंट्स होते हैं, कानून होते हैं, रूल्स बनते हैं, सभी देश मानते हैं, उसको उसी वक्त उस देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में लागू नहीं कर दिया जाता, उसको थोड़ी टाइम तक लागू किया जाता है। और दूसरा, उनको ट्रेड करने के लिए थोड़ी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाने की भी हक दिया जाता है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या होती है? जैसे कि भारत है, भारत जैसे कि WTO में एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें वो क्या करेगा कि यूएस डेवलप्ड देशों से, यूएस जैसे, फ्रांस जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों से जो भी सामान बनकर भारत में आ रहा है उसके ऊपर वो ज़्यादा कर लगा देगा, ठीक है, और सब्सिडीज ज़्यादा दे देगा। तो ऐसी चीज़ों में वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज कहते हैं इसे, ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अब नहीं चलेंगी। अब डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस क्या है फिलहाल, तो हम ये बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जितने भी एग्रीमेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, उसको थोड़ा देर में लागू होते हैं। ये सबसे, जब WTO सामने आया था दुनिया के, इस शुरुआती दिनों में ही ये आ गया था गरीब कंट्रियों को, पुअर कंट्रीज को बचाने के लिए। क्योंकि देखिए, गरीब कंट्री के पास तो कुछ है नहीं ना, और अमीर कंट्री अपना सामान भर भर के वहां लगा देती है और वो तो कुछ कहीं के रहते ही नहीं। अब देखिए, भारत और इंडिया की बात आ रही है। while seeking exception for WTO agreement, having argument their economics backward should be considered when it comes to a timeline of implementation of this agreement। देखिए, वो कह रहे हैं कि जब भी इन एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो ये दोनों कंट्रियां कहती है कि हमारी बैकवर्डनेस को ध्यान में रखते हुए इनको हमें थोड़ी छूट दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। अब उसमें वो बात करते हैं इश्यू ऑफ फार्म सब्सिडीज। अब देखिए, गरीबों को जो हमारे फार्म सब्सिडीज होती है, जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, ठीक है, वो कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, दवाइयाँ छिड़कते हैं जिससे कीड़े मर जाते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ, ठीक है, फर्टिलाइजर जिससे हमारी उपज अच्छी होती है, और भी पानी के ऊपर सब्सिडी, बिजली के ऊपर सब्सिडी। देखिए, ये सब्सिडी का जो क्राइटेरिया है ना, वो हमारी सरकार ही सिर्फ तय नहीं कर सकती, WTO भी कहीं ना कहीं तय करता है कि आप अपने फार्मर्स के ऊपर सिर्फ इतना ही सब्सिडी इनको दे सकते हैं। और यहाँ पर भी इशू है। अब देखिए, उन देशों से थोड़ी ज़्यादा सब्सिडीज देता है भारत, तो वो कह रहे हैं कि इतनी भी ना दे, इससे तो हमारे देश में और प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। तो इशू ऑफ फार्म सब्सिडीज आता है, और जिससे वो कहते हैं कि रिच और पुअर कंट्री में एक बहुत बड़ा, रिच कंट्रीज और पुअर कंट्री में एक बहुत बड़ा ये गैप चलता है। वो कहते हैं कि आप अपने किसानों को इतनी सब्सिडीज ना दें किसानी के आधार पर, और ये कह रहे हैं कि हम देंगे। तो दूसरी बात आती है कि
दूसरी बात आती है इंडिविजुअल कंट्री आर अलाउ यूनिलैटरल क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए जो भी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, ठीक है, वो अपने आप को विकासशील देश खुद घोषित करता है। डब्ल्यूटीओ का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ ये घोषित नहीं करता। अब देखिए 2/3 देशों ने खुद को 164 देशों में से, जितने भी 164 मेंबर हैं डब्ल्यूटीओ के, उसमें से 2/3 देशों ने खुद को डेवलपिंग घोषित कर रखा है। तो ये भी वो कह रहे हैं कि ये गलत है। वो कह रहे हैं हाउ डू कंट्री सच एंड इंडिया बेनिफिट फ्रॉम स्पेशल स्टेटस। इंडिया जैसी कंट्री स्पेशल स्टेटस से बेनिफिट कैसे लेती है। यहाँ बात आती है डब्ल्यूटीओ की। वो कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, व्यापार का संगठन है, जो कि गुड्स और सर्विसेज का व्यापार में ऊपर मदद करता है, टैरिफ को कम करने में, टैक्स जैसे कि लगते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, सब्सिडीज को कम करने में और कोटास को कम करने में। अब वह कहते हैं कि सेवरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव बीन रेटिफाइड ओवर द एज। डब्ल्यूटीओ में बहुत सारे एग्रीमेंट्स रेटिफाई कर दिए गए हैं, लेकिन इनके आधार पर, डेवलपिंग होने के आधार पर इंडिया जैसी, चाइना जैसी कंट्रियां इस इम्प्लीमेंटेशन में डिले का मौका मिल जाता है इनको। और वो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक स्टेटस डिसएडवांटेज है, हमारी बात को समझें, ये वो। तो वहीं पर वो कह रहे हैं कि गुड एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू लिमिट इंपोर्ट्स एंड प्रमोट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। वो कहते हैं जितने भी इनके देशों में प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंपनियां होती हैं, डोमेस्टिक होती हैं, वो उनको बढ़ावा मिलता है, उनको फायदा मिलता है। जैसे कि सामान महंगा, अगर वो सामान सस्ता भेजेंगे, देखिए वो डेवलप्ड है, विकसित देश हैं, उनमें सब कुछ सस्ता है, उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वो सस्ते में सब कुछ पैदा कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो हमारा सामान महंगा होगा, उसके ऊपर टैक्स लगा के जो सामान हम दूसरे देशों से हमारे देशों में आता है उसको हम बचावा कर सकते हैं। तो यह भी फायदा होता है। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि फार्मर को सब्सिडीज देने के लिए वो चिल्लाते हैं कि सब्सिडीज मत दो, और उसके बाद बात आती है कि वो एक प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर लगा देते हैं, जैसे कि टैक्स लगा देते हैं, जैसे कि बार बार बात कर ही रहे हैं। अब देखिए यहां पे वो क्वेश्चन पुट कर रहा है कि जो डब्ल्यूटीओ का इस आधार पर यूएस क्रिटिसिज्म कर रहा है, आलोचना कर रहा है, इसके ऊपर गंभीर है, क्या वो सही है, क्या वो जस्टिफाइड है? उसके ऊपर वो 2-3 पॉइंट्स देकर बात करते हैं। वो क्या है, देखिए वो कहते हैं कि सिंगापुर, हांगकांग जैसी कंट्रियां, जो अपने आप को डेवलपिंग देश घोषित करके बैठी है, उसका पर कैपिटा इनकम यूएस के लोगों के पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। तो फिर वो कैसी हो गई? फिर दूसरी वो बात करते हैं, अब देखिए फिर वो इसके हिसाब से तो वो काफ़ी आगे बढ़ गए ना। दूसरा कहते हैं कि डेवलप्ड अब ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है, अब वो पहले के आधार से मुकाबले अब बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी यूएस से कहीं ना कहीं कम है। अब दूसरा तर्क वो ये दे देते हैं, और तीसरा तर्क वो ये दे देते हैं कि अर्जिंग यू टू एड्रेस हाउ कंट्री आर्बिट्रेरी क्लासिफाई डेवलपिंग टू जस्टिफाई रेज स्टेट्स। वो कहते हैं कि कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि कोई कंट्री अगर अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहे ना, तो वो फिर जस्टिफाई सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी कंट्री उठ के खुद को डेवलपिंग कह दे, विकासशील कह दे, फिर हम तो दिक्कत में ही आ गए ना। तो वो कुछ ऐसा करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी तरफ वो बात करते हैं कि डेवलप कंट्री कहीं ना कहीं जबरदस्ती करती है गरीब देशों के साथ कि वो ऐसे लेबर सेफ्टी लॉज और ऐसे कानून लागू करें जो कि वेस्ट देशों में, विदेशी देशों में वैसे ही लागू है, पश्चिमी देशों में, ठीक है। ताकि देखिए लेबर लॉज क्या होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप सुबह 8 बजे आइए और रात को 10 बजे तक काम करते रहिए, और आपको सिर्फ बीच में खाना खाने की छूट भी 15 मिनट मिलेगी। तो वो तो फिर वो कहते हैं ना, फिर अब देखिए कानून किस तरह से लेबर लॉज की बात करते हैं कि सुबह 10 बजे जाओ और 5 बजे छुट्टी लेकर वापस आ जाओ, बीच में भी आपको 1 घंटे की ब्रेक मिलेगी। अब देखिए वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं ग्लोबली अनकम्पिटिटिव हो जाते हैं। दुनियावी पद्धर पर, दुनिया के स्तर पर हम इतने ताकतवर नहीं रहते कि हम उन देशों की टेक्नोलॉजी और सस्ते प्रोडक्ट के साथ कम्पीट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इनको दिक्कत आती है। तो फिर वो कहते हैं कि अब दूसरा डेवलपिंग देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं कि जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें लेबर इश्यूज को इंक्लूड कीजिए। फिर वहां पर राइटर तर्क देता है कि देखिए जो डब्ल्यूटीओ ना वो ट्रेड के लिए है, व्यापार के लिए है, ना कि लेबर इश्यूज के लिए है। उसके लिए तो लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आप उससे बात कीजिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है फिर। और दूसरी तरफ जहाँ दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट जो पुअर कंट्रीज देती हैं कि लो पर कैपिटा इनकम की वजह से हम विकासशील देश हैं, वो कहते हैं कि
फिर इनकम, ये तो गलत है, इसको तो ये लोग नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर फ्री ट्रेड छोड़ा जाए, अगर दूसरी देशों को भी अंदर जल्दी जल्दी आने दिया जाए और ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाए, कहीं ना कहीं उनको ये फ़ायदा ही होगा। इससे प्रोटेक्शनिस्ट बेनिफिट को नुकसान ही कर रहे हैं अर्थशास्त्री, अब ये तर्क देते हैं। उसके ऊपर फिर वो कहते हैं कि हम कंक्लूजन क्या बनता है। अब देखिए, वो कहते हैं कि जो भी सिनेरियो अब चल रहा है, जो भी माहौल चल रहा है, उससे क्या होगा, एक तो चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार है, व्यापारी जंग है, वो और ज़्यादा तेज हो सकती है। और दूसरा, वैसे भी अमेरिका ने अब चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर ख्वाह भी घोषित कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद वो बातें और भी कई बातें कर रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि ग्लोबल रूल्स की बात करते हैं। वो कहते हैं जिस तरह का माहौल चल रहा है कि अगर कोई WTO के अंदर ग्लोबल रूल्स को बदलने की बात करे, तो जो पुअर कंट्रीज है वो बहुत ज़बरदस्त रूप में उसको अपोज करेगी, उसकी विरोध करेंगी। तो इतना जल्दी नहीं, इतना आसान नहीं कि इतना जल्दी ये बदले जा सकेंगे। वो कह रहे हैं वैसे भी कजाकिस्तान में अगले साल WTO की मीटिंग शेड्यूल्ड हो चुकी है। अब देखिए, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि ये भी क्वेश्चन खड़ा होता है कि वाकई WTO आज की दुनिया में, आज का जो दुनिया का इन्वायरमेंट चल रहा है, इसमें अब रेलेवेंस रह चुका है, इसकी कोई औकात है इस वक्त। देखिए, कहीं ना कहीं बात तो है कि हर देश अपनी मर्जी कर रहा है। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि जो इनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जैसे कि कोई देश दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर कोई ट्रेड को लेकर कि हमारा ट्रेड में यहाँ टैक्स ज़्यादा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कि वो उसके ऊपर जो भी वो जजमेंट पास करता है। देखिए, वो जजमेंट तो पास कर सकता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि उसको लागू कर सके। अब देशों के पास आर्मी है, WTO के पास आर्मी थोड़ी ना है। फिर वो दूसरी बात करते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ डिसीजंस इज लेफ्ट टू इंडिविजुअल मेंबर्स, ठीक है, कि वो लागू करना, जो डिसीजन लेते हैं कि उनकी, अब वो 1 साल में करे, 10 साल में करे, तो घिसा के तो ख़त्म ही कर देने वाली बात होती है ना। तो यही सारा आर्टिकल है, ठीक है। अब इससे आगे बात आती है वैसे ही नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी की। जैसा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट करके बताया था कि वो चेंज हो सकता है, उसी को लेकर ये सारा आर्टिकल है, ठीक है। अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले वो बात कर रहे हैं कि व्हाट डिड इंडियाज, कि हमारी जो जर्नी थी, हमारे जो सफ़र था, वो क्या था न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया हैज़ एंड टू सेल्फ कमिटमेंट। देखिए, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरान 1 जो पोखरान 2 किया 1998 में। उसके बाद इंडिया ने सेल्फ कमिटमेंट किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि हम पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर बम का। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए बेनिफिशियल रहा। अब उसके बाद वो जर्नी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि चाइना के साथ जो 1962 में 1962 में जंग हुई थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया चल पड़ा था न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। और देखिए, दूसरी तरफ ये बात होती है कि 1964 तक वैसे ही चाइना अपने टेस्ट कर ही रहा था, कई बार टेस्ट कर चुका था। और 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अंतर्गत पोखरण 1 हुआ था, पहला टेस्ट हुआ था, जिसे कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कह दिया गया था। उसके बाद कुछ समय बीता, 1998 में पोखरण 2 हुआ, और वो कहीं ना कहीं टोटल उनका जो भारत का आखिरी टेस्ट था इसको लेकर जिन्होंने कहा। देखिए, पोखरण 2 होने के बाद, जो कि 1998 में हुआ, उसके फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी सेम टेस्ट कैरी कर लिया, उसके पास भी न्यूक्लियर बम आ गए। अब ये बनता है कि इससे ये होता गया कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो न्यूक्लियर बमों का बेड़ा है, वो बढ़ता ही गया। 1999 में इंडिया केम आउट विद एक्सप्लिसिट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। 1999 में एक डॉक्ट्रिन के साथ इंडिया बाहर आता है और कहता है कि हम सबसे पहला यूज़ नहीं करेंगे। फिर वो डॉक्ट्रिन को कहता है कि मिनिमल डेटरेंस रखेंगे, ठीक है, नो फर्स्ट यूज़, ठीक है, मिनिमल डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज़, नॉट अगेंस्ट। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो न्यूक्लियर बम है ना, उसको हम उस देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे जो देश के पास न्यूक्लियर बम है ही नहीं। तो ये भी एक बात है, ठीक है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं शिवशंकर मेनन, उन्होंने ये कह दिया कि NFU कहीं ना कहीं नॉन फर्स्ट यूज़, जो हमारा पहला यूज़ ना करने की न्यूक्लियर बम को पॉलिसी है, ये कहता है कि हम क्रेडिबली मिनिमम डेटरेंस पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम जाते हैं कि उन्होंने कहा है कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है क्या। अगर इसके ऊपर खुल के बात कर लें, वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना बड़ा अपना बेड़ा कर लें, नहीं। वो कहते हैं कि रादर दैन इट इज़ बिल्ट ऑन एन एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक। वो कहते हैं कि अगर कोई हमारे पे पहला बम हमला करेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरा बम हमला तो पक्का करेंगे ही करेंगे। उसके बाद वो बात करते हैं इवेंट ऑफ अनदर नेशन कैरिंग आउट ए फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन एनी मैग्नीट्यूड। वो कहते हैं कि चाहे आप हमारे पे ऊपर छोटा न्यूक्लियर बम हमला करें, चाहे बहुत बड़ा करें, हम आपको इतनी बात का विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर पहला बम हमला कर दिया, तो हम इतना बड़ा बम हमला करेंगे, इतना बड़ा करेंगे, और
न्यूक्लियर टेंशन इतना ज़बरदस्त होगा कि दूसरा देश जिसने हमारे ऊपर सबसे पहला न्यूक्लियर हमला किया है ना, वो उससे सहन ही नहीं होगा, एक ऐसा न्यूक्लियर बम हमला करेंगे। फिर वो करते हैं कि जो CMD है, जो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है, वो क्या डिमांड रखता है? वो डिमांड रखता है कि हमारे पास रोबोट कमांड और कंट्रोल सिस्टम हो, क्योंकि जो ऊपर कमांडर बैठे हैं, कमांड सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त हमारे पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए, अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी वार्निंग मिल जाए किसी भी चीज़ को लेकर। वो कहता है विल टू डिप्लॉय न्यूक्लियर फोर्स एंड वेपन्स। फिर वो बात करते हैं कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है उसको कमांड करने के लिए। देखिए उसके लिए न्यूक्लियर बमों को संभालने के लिए एक पूरी अथॉरिटी बना दी, जिसमें कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशनल डिसीजंस उनके पास होते हैं। उनको लीड कौन करता है, उसके ऊपर कौन बैठा है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स, जिनके 3-4 मेंबर होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री लगा लीजिए, बड़े मिनिस्टर लगा लीजिए, रक्षा मंत्री तो पक्का होंगे, इंडियन आर्मी के चीफ भी पक्का होंगे, ये वो। फिर वो कहते हैं कि जैसा कि रिविजिटेड न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हम दोबारा उसके ऊपर जांच करने की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? देखिए इसमें पॉइंट्स तो हमने पहले किए ही हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स दोबारा दिए जा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ड्स ऐसे कुछ वर्ड्स जैसे कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, मिनिमल डेटरेंस, अनएक्सेप्टेबल, मैसिव, पुनिटिव, न्यूट्रल रेलिएशन, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स, जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स है, जो जियोग्राफी के पॉलिटिक्स बदल रही है, जैसे चाइना भी हमें आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान भी हमें आंखें दिखा रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि 1998 में जो इंडिया पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सिचुएशन बदली, खराब हुई। फिर वो कह रहे हैं कि 2001 में मुंबई टेरर अटैक हुआ, ठीक है, 26/11 में मुंबई हमला हुआ था। फिर उसके बाद कहते हैं कि कई तरह के आतंकवादी हमले हो ही जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो डेटरेंट इफेक्ट है, डेटरेंट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि दिखाकर हम हाथी के दांत, कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और। वो कहते हैं कि हमारे जो हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, इतने न्यूक्लियर बम हम कह रहे हैं कि हमारे पास है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इतना ठंडा कर नहीं पा रहे, तो इसमें दिक्कत आ रही है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान इसमें कहीं ना कहीं एक तरह की जंग भी शुरू हो जा रही है। कैसी जंग शुरू हो जा रही है? पर राजनाथ सिंह जी के ट्वीट के बाद कि हम बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि टैक्टिकल्स न्यूक्लियर वेपन है उसके पास, ठीक है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता क्या है? देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक तो शॉर्ट रेंज, कुछ दूरी तक ही हमला कर सकते हैं, और दूसरी बात उनकी ये होती है कि वो इतना बड़ा बम हमला नहीं होता, उसका इफेक्ट दूसरे न्यूक्लियर बमों के मुकाबले तो कम ही होता है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर कन्वेंशनल वॉर होती है, कन्वेंशनल न्यूक्लियर एक तो है न्यूक्लियर, एक कन्वेंशनल मतलब जो हमारे पास बम होते हैं, सिंपल बम होते हैं, सिंपल गोलियां होती है, जंगी बेड़े हो गए, फाइटर जेट हो गए, इन सब का इस्तेमाल करके भी अगर इंडिया हम पे अटैक करेगा फिर भी हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि इंडिया ने ये कमेंट करके कहीं ना कहीं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का एक शुरुआत कर दी है। फिर उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी तरह का कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक, जैसे कि मैंने बताया कि एक तो न्यूक्लियर अटैक होता है, कन्वेंशनल अटैक होता है। कन्वेंशनल एक तो जो जिसमें न्यूक्लियर बम या केमिकल बम नहीं होते, वो उसे कन्वेंशनल वॉर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास बंदूकें हैं, गोलियां हैं, सिंपल बम है जिसमें RDX, TNT ऐसी चीजें यूज की जाती है, टैंक यूज किए जाते हैं। अगर ऐसी जंग भी करेगा ना फिर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बात आती है कि इन दी कॉन्टेक्स्ट 2013 श्याम सरन जो कन्वीनर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट न्यूक्लियर यूज पॉलिसी, कि इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट न्यूक्लियर यूज वेपन्स, बट इफ हम पहले तो न्यूक्लियर बम यूज नहीं करेंगे, जैसे कि उन्होंने ये बात कही अपनी तरफ से, पर जब हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम हो गया हम ऐसा धमाका करेंगे ना उस देश में, ऐसी तबाही मचाएंगे कि उससे वो बर्दाश्त नहीं होगी, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि ये हमारे साथ हो गया। वो कहते हैं कि लेबल ऑन न्यूक्लियर वेपन यूज्ड फॉर इंडियन अटैक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो ये बदलने की बात कर रहे हैं ना, जैसे कि उन्होंने ट्वीट किया कि हम अपने न्यूक्लियर फर्स्ट यूज पॉलिसी बदल देंगे, उससे तरफ कहीं ना कहीं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो ऐसे देश जिन्होंने दोनों ने कहा है कि हम दोनों ही फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं, हम न्यूक्लियर बम भेज सकते हैं, तो वो दोनों देश क्या करेंगे कि अपने पास इतने न्यूक्लियर बम सभी के सभी इकट्ठा कर लेंगे, सभी के सभी अपने पास इतने न्यूक्लियर बम इकट्ठा कर लेंगे, और दोनों इतने सारे अटैक करेंगे कि दोनों देश ही एक तरफ से ध्वस्त हो जाए। तो वही म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से रेस शुरू हो जाएगी दोनों देशों में बहुत सारे न्यूक्लियर बम इकट्ठे करने के लिए, ठीक है। और उसके ऊपर वो फिर वही बात आती है कि काउंटर क्रेडिबिलिटी, ये वो
बहुत सारे बम इकट्ठे करने, जैसे कि मैंने बता दिया कि सेवरल डजन न्यूक्लियर स्ट्रेटजी का सेट। फिर उसके बाद वो ये बात करते हैं कि विल वी सी इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज टू अकोमोडेट दिस रियलिटीज़। क्या वाकई में इंडिया का मतलब इंडिया विल वी सी इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंजिंग टू अकोमोडेट दिस रियलिटीज़, कि जो कुछ ये हो रहा है कि वाकई इन सबको अडेप्ट करने के लिए इंडिया वाकई कुछ ऐसा कर सकता है, अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो अपना सिद्धांत है बदल सकता है। तो इसमें वो बात करता है कि इतना अभी आसान नहीं है, अभी इतना जल्दी हो नहीं सकती ये चीज़, उन्होंने ये कमेंट किया है। और दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि डाउनसाइड इन न्यू दिल्ली रिमेनिंग साइलेंट ऑन दिस, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक कमेंट करके और कुछ भी आगे ना करके, चेंज ना करके, उन्होंने ये अब एक तरह का उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है दुश्मन को कि अब वो क्या करे और क्या ना करे। और वैसे भी कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक तरह से आम रेस की तरफ बढ़ सकते हैं हम, कि दोनों देश बड़े ज़बरदस्त स्तर पर न्यूक्लियर बम इकट्ठा करना शुरू कर दें, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान भी है। वो कह रहे हैं कि बालाकोट स्ट्राइक जो कि पुलवामा अटैक के बाद हुई, ये कहती है कि मोदी गवर्नमेंट इज नॉट शाई ऑफ टेकिंग क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शंस। इन्होंने ये जो पुलवामा में अटैक होने के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक की गई, जो हवाई हमला किया, उन्होंने ये कंसिडर कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी को जो सरकार है ना, वो दूसरे देशों में अगर कोई देश हमारे साथ गलत करता है तो उसमें एक्शन लेने में वो पीछे हटने वाले तो नहीं है। इफ अनदर सब कन्वेंशनल अटैक अकर ऑन इंडियन सोइल, वो कहते हैं कि अगर कोई दोबारा ऐसा सब कन्वेंशनल, मतलब कि ऐसा जो आम हथियार बम बंदूकें वगैरह यूज करके दोबारा हुआ, तो दीज थ्योरीज विल लाइकली टू बी टेस्टेड। जो भी ये थ्योरीज हो ही है, जो भी ये बातें कर रहे हैं कि न्यूक्लियर बम वगैरह की पॉलिसी बदलनी है, तो हो सकता है कि ये बदली भी जा सके। तो यही सारी कुल मिला के बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए स्वागत करता हूं और थैंक्स करता हूं आपका यहाँ आने के लिए। और दोस्तों शेयर जरूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।